नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। साथियों, जैसे कि हम लोग उपसर्ग पढ़ रहे थे और एक क्लास हमारी हो चुकी है। आज हम लोग दूसरी क्लास को देखने वाले हैं। बीच में कुछ मेरी ज़्यादा क्लासेस मिस हो गई क्योंकि मेरे एग्जाम चले हुए थे। अब जल्दी वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर लगातार ही वीडियोज़ अब आती जाएंगी, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले उपसर्ग। मैंने लास्ट टाइम आपको उपसर्ग की क्या क्या विशेषताएँ होती है, कहाँ से उपसर्ग निकल के आता है, क्या क्या उसके अंदर वैरायटीज़ होती है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। आज हम लोग जानेंगे कि किस भाषा के कितने उपसर्ग होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछ सकता है, उन सभी चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि संस्कृत में टोटल 22 उपसर्ग होते हैं, तो आज हम 22 के 22 उपसर्ग को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो आपने करना क्या है, एक साइड में आप लोगों ने लिखना है उपसर्ग, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है उसका अर्थ और यहाँ पे हो जाएगा उदाहरण, ठीक है। सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाएगा कि आपको एक शब्द दे देगा और कहेगा कि इसमें आप लोग उपसर्ग बताओ, तो आपको उपसर्ग बताना पड़ेगा। दूसरा, आप लोगों से उपसर्ग का अर्थ ही पूछ बैठेगा, तो आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सारे उपसर्ग लिखूंगा, सबका अर्थ बताऊंगा और उसके ऊपर आपको उदाहरण देके चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। बाकी जो पिछली वीडियोज़ वगैरह मैंने आपके लिए डाली थी उसके हम लोग एंड स्क्रीन लगा देंगे, वहाँ पे देख लेना, ठीक है। और बाकी आप लोग बस तैयारी करते जाइए। चलिए, सबसे पहला जो हमारा आता है उपसर्ग अति, अधि, अभि। अनु, आ से तो देख लेते पहले, ठीक है। पहले इन उपसर्ग को देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा अति, अति उपसर्ग जो होता है इसका अर्थ होता है अधिक। इसका अर्थ क्या होता है, अधिक। जैसे इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊं तो अतिचार, अतिभार। अब ये तो जो आपके उदाहरण मैंने दिए बहुत ही आसान है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग होगा, तो आप लोगों के दिमाग में हो सकता है एक बार सेट ना करे, आप लोग लगा दो लेकिन ध्यान रखना जो मैं बात बता रहा हूँ, य और व के आगे, ध्यान रखना, य और व के आगे अगर आधा व्यंजन आ गया, ठीक है, और वो कौन सा हुआ आपका तीसरे वर्ग का, स्पर्शी व्यंजनों में तीसरे वर्ग का अगर व्यंजन हुआ तो जो आपका होता है तो थ द ध न, ठीक है। इसके चलो खैर मैं लास्ट में बताता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू ही बताऊंगा इस चीज़ को। पर ये ध्यान रखना कि य और व के आगे अगर आधा व्यंजन आपका आ जाता है तो समझ जाना कौन सा होगा उसमें। वो उसी व्यंजन पे आप लोगों की छोटी ई की मात्रा लग रही होगी। जैसे अत्याचार त आ रहा है, त पे कौन सी मात्रा, छोटी की। आगे एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताते जाऊँगा चीज़ों को, ठीक है। अत्याचार हो गया, अत्यधिक हो गया, अत्यधिक, ठीक है। जैसे उद्योग हो गया, उद्योग भी आप लोग देख सकते हो, सॉरी इसमें तो बैठेगा नहीं उपयोग क्योंकि तो ऊ से शुरू हो जाता है। फिर बात करते हैं अधि की। अधि का मतलब भी क्या होता है, श्रेष्ठ। अधि का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या ऊंचा जिसे बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अधिभार, अधिकार, ठीक है, अधिकार। उसके बाद है अध्यादेश, अध्यादेश, अध्यवसाय। देखो फिर से वही बात आती है, य के आगे आधा व्यंजन, य के आगे आधा व्यंजन। अधिभार, भार तो है लेकिन अधि यानी श्रेष्ठ भार है। कार यानी रचना करना, रचना तो की है लेकिन कैसी, श्रेष्ठ रचना, जिसमें हम लोग अधिकार मान लेते हैं कि भाई मैंने बनाई है तो मेरा इस पे जो है आपका वो कानून हक होगा, तो इसे क्या बोलते हैं, अधिकार। अध्यादेश, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना। देखो अध्या, अत्य, अत्य, अध्य, ध्यान ही रखना है। जैसे भी आप लोग कोई भी य और व देखोगे उसके आगे आधा व्यंजन दिख गया तो उस पर आप लोग छोटी की मात्रा लगानी है। जैसे ध दिख गया तो ध लो लिख लिया, इस पर छोटी की मात्रा लगाई और आगे क्या है, अधि। इतना तो आप समझ ही जाओगे कि हाँ मैंने अधि नाम का कोई उपसर्ग पढ़ा था। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप लोग जब भी य और व होगा उसके सामने आधा व्यंजन होगा आप छोटी की मात्रा लगा के उसका उपसर्ग बना लोगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। जैसे अभी है, अभी का अर्थ क्या होता है, चारों ओर, या तो सामने या
चारों ओर। तो जैसे अभिमान, ठीक है, अभियोग, उसके बाद अभ्युदय, अभ्युदय है ना। बस अब आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अभी आ गया, इसमें भी अभी है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यह क्या गया, अध्ययन, इस पे छोटी की मात्रा चढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, अभी। तो इसमें भी कौन सा उपसर्ग है आपका, अभी उपसर्ग है, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। फिर एग्जाम्पल के तौर पे अनु आता है आपका। अनु जो उपसर्ग है इसका अर्थ क्या होता है, पीछे, इसका अर्थ क्या होता है, पीछे। जैसे अनुचर, अनुगमन, गमन का मतलब क्या होता है, जाना, लेकिन कैसे, पीछे पीछे जाना, अनुगमन। अनुमान, ठीक है, अनुनय, अनुनय विनय जैसे होता है। तो अनुचर पीछे चलना, अनुगमन पीछे जाना, अनुमान आपने अंदेशा लगाया, लेकिन पहले ही जो चीज़ होने वाली थी उससे पहले थोड़ा अंदेशा लगाया, पीछे पीछे अंदेशा लगाया, उसे कहते हैं हम लोग अनु, ठीक है। आप लोगों को फायदा क्या होता है, मान लेते कोई ऐसा शब्द आता है जिसका अर्थ आपको नहीं पता, लेकिन आपको उसके सामने जो उपसर्ग जुड़ा हुआ है उसका अर्थ पता है, तो आप कहीं ना कहीं उसके जो अर्थ होता है उसके नज़दीक तक जा सकते हो, आपको इतना फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते, इसका नेक्स्ट आपका जो उपसर्ग है वो दे रखा है आप लोगों को आ का क्या अर्थ होता है, समेत या तक, समेत या तक। जैसे आमरण यानी मरने तक, पूरे जीवन समेत, पूरे जीवन समेत, ठीक है, आमरण। आजीवन, जीवन भर यानी जीवन तक, पूरा जीवन जो था, ठीक है ना, आमरण, आजीवन। और आपका बन जाएगा बस ये रख लेता, आमरण और आजीवन। अब जैसे मैं बोलूँ आकाश, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग थोड़ी बात समझने की कोशिश करना। आकाश, मैं कहूँ इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो मैंने पहले ही क्लास के अंदर आप लोगों को बताया था कि हर एक शब्द के अंदर उपसर्ग हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई शब्द आपके रूढ़ होते हैं, जैसे आकाश है, अब इसमें आप कहोगे आ उपसर्ग, ऐसा नहीं है, काश का कोई अर्थ नहीं बैठता। अब आप सोचोगे काश तो है, अनुमान लगाना, काश तो है ना, सोचना, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो आकाश के अंदर कोई उपसर्ग आपका नहीं आएगा, तो आमरण, आजीवन, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, थोड़ा और ऊपर को लिख लेते, ज़्यादा कवर हो जाएंगे इसमें। आप लोगों ने बस ध्यान इतना रखना है कि जब भी आप लोग उपसर्ग ढूंढने की कोशिश करते हो तो उसके अंदर बस आपको ये देखना है कि उपसर्ग हटाने के बाद जो शब्द बचे उसका कोई ना कोई अर्थ हो। दूसरी बात, जो आप उपसर्ग देख रहे हो क्या वो उपसर्ग आपने पढ़ा भी था कि नहीं था, ऐसे तो आप तुक्केबाजी नहीं लगा रहे, उस चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप, उत, उद, उत, उद, उप, दुर, दुस, निर, ठीक है, इन्हें देख लेते हैं। अप, उत, उद, उप, दुर, दुस, निर, निस भी ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। मैं याद भी कराने की कोशिश करूंगा किस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। सारे के सारे याद कर रखे मैंने, अगर आप लोग सारे के सारे याद कर लेते हो तो ये चैप्टर लगभग क्या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, कुछ बचता नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बाकी तो आप लोग प्रैक्टिस जितनी करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। अप का अर्थ क्या होता है, अप का अर्थ होता है बुरा या हीन, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, बुरा या हीन। जैसे अपमान, मान तो है लेकिन कैसे, बुरा मान यानी हीन, अपमान। अपशब्द, अपयश, यश तो है लेकिन कैसा, कम हो गया है, जो यश आपका कम हो चुका है उसे बोलते हैं अपयश। उत का मतलब क्या होता है, उत का मतलब होता है ऊंचा या फिर उठना। अब उठना कैसे, उठने का मतलब होता है जब आप श्रेष्ठता में उठ जाते हो, ठीक है ना। जैसे उद्गम, जैसे उत्तम हो गया, उत्तम, श्रेष्ठ भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना, श्रेष्ठ, एक तरीके से आप लोग श्रेष्ठ भी बोल सकते हैं। उत्तम, उत्कर्ष, ठीक है ना, उत्तम या उत्कर्ष, ठीक है।
ऐसे अगर मैं बात करूँ, देखो सब में क्या है, आधा त, ध्यान ये रखना है इसमें क्या लगा हुआ, हलंत, देखो हलंत। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, वो भी तरह ध्यान से सुनना मेरी बात। जितने भी आपके संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, जितने भी संस्कृत के उपसर्ग होते हैं केवल इन्हीं में हलंत का प्रयोग होता है, या वो उपसर्ग जो किसी संस्कृत शब्द के साथ जुड़े हुए हैं उनमें ही आपका हलंत हो सकता है, वरना संस्कृत के उपसर्गों के अलावा किसी में आपको हलंत भी नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ संस्कृत में ही हलंत होता है। इसलिए ध्यान रखना कि जो मैं हलंत लगा रहा हूँ वो समझ जाना संस्कृत का ही उपसर्ग है, इसके अलावा किसी चीज़ का उपसर्ग नहीं है। जैसे आपसे पूछ ले कि दुर, ये बोल दिया, किस भाषा का उपसर्ग है, अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत या हिंदी, तो आपने देखा क्या हलंत लगा हुआ है, तो आंख बंद करके इसे संस्कृत में डाल देना। भाषण में ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो संस्कृत में आपका क्या लगता है, हलंत लगता है। तो उत्तम, उत्कर्ष, ठीक है। उद का मतलब क्या होता है, उत्कर्ष, या इसे बोल देते हम लोग श्रेष्ठ या ऊंचा, ऊंचा या श्रेष्ठ। जैसे उद्योग, जो मैंने पीछे धोखे से लिख दिया था ना, उद्योग, उद्गम, ठीक है, उद्योग, उद्गम और उद्भव, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। सब में क्या लग रहा है, ये आप चाहो तो उद्योग को ऐसे की बजाय ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम बात है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे मैं इधर लिख देता हूँ, दोनों बातें सेम ही है, ठीक है। उप का मतलब क्या होता है, समीप या निकट, ठीक। उप का मतलब क्या होता है, समीप या निकट। जैसे उपनिधि, उपनिरीक्षक, उपयोग, ठीक है। तो निरीक्षक और उपनिरीक्षक, निरीक्षक से छोटा जस्ट पद कौन सा होता है, उपनिरीक्षक। निधि तो है उपनिधि, एक निधि हो जहाँ पे पैसा इकट्ठा हो रहा है, संग्रह हो रहा है, वो बड़ी होगी, उससे छोटी निधि इसमें से आप पैसा निकाल सकते हो, उपनिधि, ठीक है। उपमंत्री बोल देते हैं, जैसे आप लोग उपमंत्री, जो आजकल जरा जरा से बच्चे बन के बैठ जाते हैं, थोड़ा सा इलेक्शन नहीं लड़ा, एक बार खड़े क्या हो गए, इसके मंत्री, महामंत्री, उपमंत्री, आपने देखा होगा कार पे लगाए घूमते हैं और देखे तो उन्हें कुछ भी नहीं होते, ठीक है। तो उपमंत्री, मंत्री से छोटा, ठीक है। तो दुर का मतलब क्या होता है, दुर का मतलब होता है बुरा, ठीक है, बुरा या हीन भी बोल देते हैं इसे भी एक तरीके से। जैसे दुरुपयोग, दुरुपयोग, दुर प्लस उपयोग है ना, दुर्बल, दुर्निवार, ठीक है ना। तो इन सब में क्या लगा हुआ है, देखो आधार, 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 तो दुर्निवार, ठीक है ना, ये आपने ध्यान रखना है। बात आती है दुष् की, इसका अर्थ भी क्या होता है, बुरा या हीन या नीचा, या नीच बोल देते इसे, नीचा, ठीक है। जैसे दुस्साहस, दुष्कर्म, दुस्तर, ये छोड़ देते हैं, दुस्साहस, दुष्कर्म और दुष्कर्म, दुश्मन, ठीक है। दुष् का मतलब बुरा, जो मन को बुरा लगे, दुश्मन, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अब आप ये देखोगे कि ये तो पेट पटा श है, ये भी पेट पटा श है, और ये सलजम वाला श है, और जबकि यहाँ पे क्या है, सपेरे वाला स। तो ध्यान रखना ये सारा संधि के नियम के अकॉर्डिंग हो रहा है, जो आपका स इनमें बदल जा रहा है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे संधि के कुछ नियम लगे हैं, जिसकी वजह से स इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। निर का मतलब क्या होता है आप लोग, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके निर की, अच्छा, दुर का अर्थ आपका एक कठिन भी होता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, कठिन, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अच्छा, निर का मतलब क्या होता है, बिना और बाहर, बिना और बाहर, इसका क्या होता है, अर्थ होता है। जैसे हाँ, जैसे आपका निरपराध हो जाएगा, निरपराध, ठीक है ना, निरपराध हो जाएगा आपका, निर्जन हो जाएगा, निरपराध, निर्जन, निराकार हो जाएगा,
निराकार, ठीक है। तो निरपराध में क्या आ जाएगा, निर प्लस अपराध तो निरपराध, निर प्लस जन तो निर्जन, निर प्लस आकार तो निराकार, लेकिन किसमें, बाहर, बिना, ठीक है। तो बिना आकार का देखो, जैसे बिना, अपराध अपराध के बिना, जन जन के बिना, आकार आकार के बिना, ठीक है। जो आकार से बाहर हो निराकार, जो जन से बाहर हो निर्जन, जो अपराध से बाहर हो निरपराध। बात समझ में आ गई। तो बेसिकली इसका बिन अर्थ होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अब निस की, तो निस का आपका होता था रहित और पूरा, रहित भी होता है और पूरा, जैसे निस्तार, निस्तार, ठीक है ना। निस्तार, निस्तार हो गया आपका। एक होता है निश्चल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, निश्चल। आप लोगों से पूछा जाएगा निश्चल में कौन सा उपसर्ग है, तो जैसा कि मैंने बताया कि छोटे स का सलजम वाले स में कन्वर्ट हो जाना, तो आप लोग ध्यान रखना है संधि के नियम के अनुसार होता है। तो इसमें भी कौन सा आएगा, निस, क्योंकि श क्या है आपका, हलंत, यानी आधा है, तो आप समझ जाना कि इसमें क्या लगा हुआ है, हलंत। और जब आधा है, हलंत लग रहा है, इसका मतलब ये संस्कृत का उपसर्ग है। ये आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूरदूस निर्निस, फिर आ जाता है परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, ठीक है। यूपी के अंदर एग्जाम हुआ था, मैंने ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट, उसके अंदर परा का अर्थ पूछा गया था कि परा का क्या अर्थ है। तो परा का क्या अर्थ होता है, देखे जरा। परा का अर्थ होता है उल्टा। परा का अर्थ क्या होता है, उल्टा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसके, पराभाव, ठीक है ना, पराक्रम, ठीक है ना। और आपका क्या बन जाएगा, पराजय, ठीक है ना। और कोई भी हो सकता है इसका, एग्जाम्पल थोड़े याद आते, कोई नहीं आता। पराजय, परामर्श आ जाएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है परामर्श। तो देखो कितने हैं, पराभाव, पराक्रम, पराजय, परामर्श। तो ये सारे क्या होते हैं, परा के आपके उदाहरण होते हैं। भाव तो है पराभाव, उल्टा भाव, क्रम, पराक्रम, क्रम भी उल्टा का हो गया, ठीक है। पराजय, जय का उल्टा पराजय, परामर्श, आपस में बातचीत करना, आप उससे बोलोगे वो आपको उल्टा क्या बताएगा, उसका आपको सलाह देगा, ठीक है। परी, परी भी बहुत अच्छा शब्द है। परी का अर्थ क्या होता है, चारों ओर, चारों ओर, बाहर, बाहर चारों ओर, ठीक है, बाहर चारों ओर। जैसे परिचालक, परिवार, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसका है पर्यावरण, पर्यावरण, ठीक है ना। पर्यटन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यटन, ठीक है ना। ये हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसके, दोनों के दोनों। क्यों, इनमें तो आप लोग देखते ही पहचान लो कि परी और परी दोनों क्या हैं, आपके उपसर्ग है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग गौर करके देखो तो यहाँ पे परी शब्द नहीं बनता। दरअसल क्या है, ये आपकी यण संधि है। जो मैंने पीछे आपको अधि, अभि, अति बताया था ना, वो भी एक यण संधि का उदाहरण था। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो परि प्लस आवरण, ये बन जाता है। तो इसका ई इसके साथ मिलेगा, आ तो क्या बनाएगा, या, जिसकी वजह से पर्यावरण हो जाता है। तो मैंने बताया ना कि य और व के आगे अगर आप लोगों को क्या दिखता है, आधा व्यंजन दिखता है, तो समझ जाना कौन सा है वो आपका, उस पर आपको ई की मात्रा लगा देनी छोटी। जैसे पर्यावरण है, यह क्या क्या आधार है ना, इस पर बस ई लगा दो, परी बन गया ना, देखो। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो पर्यटन में भी सेम कंडीशन रहेगी, ये रहेगा। प्र का मतलब क्या होता है, मुख्य, प्रधान, ठीक है। प्र का मतलब क्या होता है, मुख्य। जैसे प्रमुख, प्रख्यात, ठीक है ना। फिर आपका प्रज्वलन, प्रज्वलनशील, प्रख्यात, प्रमुख, प्रज्वलनशील और प्रधान, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा गुरु करने वाली बात है,
ये जब शब्द लगता है तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर आता है। देखो प्र का मतलब मैंने क्या बताया, मुख्य या प्रधान। अब थोड़ी सी मेरी बात समझने का प्रयास करना। मैं यहीं पे एक शब्द लिखता हूँ ज्वलनशील। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ज्वलनशील और प्रज्वलनशील में क्या अंतर है, अर्थ लगभग समीप ही है, दोनों का अर्थ एक सा ही होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से गौर करोगे तो ये दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है। जैसे प्रज्वलनशील और ज्वलनशील। ज्वलनशील का अर्थ क्या होता है, जो जल सकता हो, वो क्या है, ज्वलनशील। लेकिन वही मैं कहूँ प्रज्वलनशील का अर्थ क्या है, तो प्र का मतलब क्या होता है, मुख्य। तो वो मुख्य पदार्थ, जो वस्तु जल सकती है वो ज्वलनशील होगी। लेकिन जो मुख्य रूप से जल सकती है वो क्या है, प्रज्वलनशील, जो प्रधान रूप से जल सकती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ, अगर मैं कहूँ पेट्रोल, अगर मैं बात करूँ किसकी भाई, पेट्रोल की, और इधर बात करूँ लकड़ी की, आप मुझे बताओ इनमें से ज्वलनशील कौन सा है, प्रज्वलनशील कौन सा है। तो आप कहोगे सर लकड़ी तो जल सकती है, तो ये तो होगी ज्वलनशील, ज्वलनशील। फिर आप एक तरफ बोलोगे कि जी पेट्रोल है प्रज्वलनशील, क्योंकि ये एकदम जल जाएगा, जलते दोनों ही है लेकिन ये तेजी से जलता है, इसलिए ये प्रज्वलनशील है। तो जो वस्तु शीघ्रता से जलती है, अब आप लोगों से यहाँ आपको फ़ायदा क्या हुआ इस चीज़ बताने का, अगर मैं आप लोगों से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछ लूँ कि वह वस्तु जो जल सकती है तो क्या कहलाएगी, ज्वलनशील। वह वस्तु जो शीघ्रता से जल सकती है, प्रज्वलनशील। बात ध्यान रहेगी, ध्यान रखना। तो जो भी चीज़ हो सकती है वो तो है आपकी नॉर्मल, लेकिन जिसमें प्र लग जाता है, ध्यान रखना वो कार्य मुख्य रूप से होता है। जैसे मैं बोलूँ ख्यात, ख्यात क्या है, सम्मान होना किसी का, प्रख्यात, प्रमुख रूप से सम्मान होना। प्रमुख, मुख, लेकिन प्र, यानी जिसका, जैसे आप लोग कोई सभा है उसमें बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन सारे तो मुख्य नहीं हो सकते, लेकिन उनका एक अध्यक्ष होता है जो मुख्य होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रमुख। उसके मुख को आगे रखा जाता है कि भाई इसे देखो ये हमारा मेन है, इससे बात करो, उसके मुख को आगे कर देते हैं, तो इसलिए बोल देते हैं प्रमुख। बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाएगी किसकी भाई, हमारे प्रति। प्रति के 2-3 अर्थ हो सकते हैं। पहला तो होता है हर एक तो इस तरीके से प्रयोग होता है प्रति। एक होता है आपका उल्टा, यानी कि हाँ उल्टा बोल सकते हैं हम लोग, जैसे प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिकार, प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण, प्रत्यक्ष, ठीक है ना, और आपका प्रतिक्षण, प्रतिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, प्रति भी आपका। क्यों, देखो प्रतिरोध में प्रति लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, प्रतिकार में प्रति लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन जब यहाँ पे बात आती है फिर से वही आप घूम के आ गए इसी बात पे कि जब य और व के आगे आधा व्यंजन दिखता है तो क्या आया, त पे छोटी की मात्रा लगा दो, प्रति, तो पता लग गया प्रति है। प्रत्यक्ष, ठीक है ना, सब में किसका हो रहा है, उल्टे की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे आए तो प्रतिक्षण, मतलब हर क्षण बात की आ जाएगी, हर क्षण। तो आपको पता लगेगा ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, आपका हर एक के अर्थ को प्रकट कर रहा है। बात समझ में, तो इस चीज़ को हम लोग देख लेंगे। उसके बाद वी की अगर बात आती है तो वी का अर्थ होता है आपका विशेष, या जिसे बोल देंगे हम लोग भिन्न। इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, भिन्न। अब विशेष और भिन्न क्या है, इसे ज़रा हटा देते हैं। विशेष और भिन्न आपका क्या है, जैसे विशेष और भिन्न में लिख दिया, पहला शब्द तो ये हो जाएगा विशेष, वी प्लस शेष, और विज्ञान, ज्ञान तो है लेकिन भिन्न, अलग तरीके का ज्ञान, विशेष, विज्ञान। और आपका विलास या विलाप, विदेश, विदेश तो अपना, विदेश भिन्न अलग है ना, या विशेष प्रकार का लाप, बोलना, विलाप, बहुत ज़्यादा रोना, रोलाप हो गया रोना, लेकिन विलाप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जब कंडीशन आ जाती है रोने की, जिसमें आदमी अपनी चेतना खो देता है, उसे कहते हैं विलाप, ठीक है। सम का अर्थ क्या होता है, सम का आपका अर्थ होता है उत्तम, साथ या पूर्ण। जैसे आपका हो जाएगा इसमें संगम, संतुष्ट, ठीक है ना, और संस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना इसे, संस्कार, ठीक है। इसमें आप लोग ये लगा लेना, हलंत, हलंत लगा लेना इसमें, ठीक है। और सम्मान, सम्मति, ठीक है।
तो आप लोग जानोगे कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ थोड़ा, तो यहाँ पे मुझे पता भी चलता है। देखो सम्मान म आधा है, म आधा, तो यहाँ तो एकदम देखने से पता लग जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, आपका सम उपसर्ग है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आपने देखा ये जो बिंदी होती है ना, ये वाली जिसे बोलते हैं हम लोग अनुस्वार, ये अनुस्वार आपका म का ही काम करता है, तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा, सम उपसर्ग होता है। तो इसलिए आप लोग इसे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हो जाती है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आधे व्यंजन वाली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है। सु का मतलब क्या होता है भाई, सु का मतलब होता है आपका अच्छा, ठीक है ना, अच्छा। जैसे स्वच्छ आपका सुमति, सुमति हो गया यानी अच्छी मति, ठीक है ना। सुपुत्र, अच्छा पुत्र। वहीं मैं अगर बोल दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो उदाहरण आता है, स्वच्छ, स्वागत, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना है इस चीज़ को। सु इनके लिए बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसे एग्जांपल मैंने आपको दिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा स्वच्छ है, स्वच्छ में कौन सा उपसर्ग है, तो आप बोलोगे जी या तो बोल देंगे स्व या कोई स, इस तरीके से बोल देंगे। जैसे स्वागत का पूछा गया था एक बार, तो स्व दे दिया, स्वा दे दिया, स दे दिया और यहाँ पे सु दे दिया। तो अधिकतर ने स्वा या स्व को चूज़ किया, जिसने नहीं पढ़े थे उपसर्ग। जिसने पढ़ रखे तो उसकी बात अलग है, लेकिन जिसने पढ़े थे उन्होंने नहीं पढ़े तो उन्होंने इनमें से चुन लिया। लेकिन इसमें जिसने पढ़े तो किसे मार्क करके आया होगा, स्वा को। बात वही है, देखो व के आगे आधा व्यंजन, लेकिन ये नहीं कि इसमें ई चढ़ा दोगे, हर एक के साथ में नहीं होता, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने आज कितने देखे, आज संस्कृत के सारे उपसर्ग देखे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से उपसर्ग थे, याद करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं उन्हें। ध्यान रखना, अगर सिर्फ आपसे उपसर्ग पूछा जाता है तो जो मैंने आपको उदाहरण दिए उन पे ध्यान रखना है। दूसरा, अर्थ आपको जरूर याद होने चाहिए। अर्थ अगर आपको याद है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है उपसर्गों को पहचानना और शब्दों के अर्थों को जानने के लिए, ठीक है। चलिए, कौन कौन से हमने पढ़े थे, अति, अधि, अभि, अति, अधि, अभि, अनु, आ, अप, अव, उत, उद, उप, दुर, दुर के बाद दुस, निर, निस, नी, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम और सु। तो टोटल मिला के हमारे कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो टोटल थे कितने, 22 ही थे, ठीक है। तो 22 के 22 हमने पढ़े। आपने करना क्या है, देखो ध्यान से किस तरीके से याद कर सकते हो। अति, अधि, अभि, ये लगभग एक जैसे साउंड कर रहे तो उन्हें एक साथ रखा है मैंने, ठीक है। फिर अ से शुरू होने वाले देखो, अनु, आ, अप, अव, देखो अ से शुरू होने वाले एक साथ है ना। आप लोग इन्हें आगे पीछे करके ऐसे रट्टा मार देना 10 बार, अनु, आ, अप, अव, अनु, आ, अप, अव, ऐसे करके आगे पीछे। फिर देखो ऊ से शुरू होने वाले एक साथ ले रखे हैं, उत, उद, उप, उत, उद, उप, उत, उद, उप। फिर दुर, दुस, निर, निस, तो पूरी एक लाइन से बनेगी। दुर, इसे इधर उतार लेता हूँ मैं, देखो पता नहीं इधर दिख रहा होगा नहीं। दुर, दुर, दुस, निर, निस, देखो एक साथ याद कर लो इसे। दुर्दुस, निर्निस, नी, ऐसे कर लेना, दुर्दुस, निर्निस, नी। फिर परापरि, परापरि, प्रप्रति, ये देखो यहाँ तक, परापरि, प्रप्रति, परापरि, प्रप्रति, परापरि, प्रप्रति, वी समसु। बस बात समझ में आई कुछ। तो ये इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। कैसे, अति, अधि, अभि, अनु, आ, अप, अव, ठीक है। उत, उद, उप, दुर्दुस, निर्निस, नी, परापरि, प्रप्रति, वी समसु, सारे याद हो जाएंगे। आप लोग इसे 10-12 बार अगर दोहराओगे तो सारे याद हो जाएंगे, उनके अर्थों को याद कर लो। संस्कृत का अगर कोई भी उपसर्ग आता है, कोई भी उदाहरण आता है, वादा करता हूँ आप इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा और बिल्कुल ही करके आओगे, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। बस आप लोग इसी तरीके से पढ़ते जाइए हमारे साथ, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसकी जो पहली क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी, आप जाके उसमें वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।